नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को बलिया पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा रामदास सूरजदेव हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी ब्रजेश पाठक के साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां नगर निकाय के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, वहीं दूसरी ओर संगठन में भी बदलाव की अटकलें लगनी शुरू हुई। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक नवंबर तक अपने पदाधिकारियों के बड़े फेरबदल के लिए जा सकती है। यदि राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष के स्तर पर परिवर्तन होते हैं तो यूपी भाजपा की टीम में भी कुछ समय बाद ही बदलाव किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय भाजपा के संबंध में केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर बहुत कुछ निर्णय किया जाएगा। अब तक यह निश्चित है कि यूपी भाजपा जल्द ही 2 पदों पर बदलाव करेगी। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की जगह एक महासचिव और ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के नाम शामिल है। नए ओबीसी मोर्चा प्रमुख की तलाश जारी। वहीं राठौर की जगह नया महासचिव कौन होगा, इसे लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में सिकुड़ती जा रही बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही के वर्षों में अपनी कई प्रमुख नेताओं को खो दिया, जिन्होंने या तो पार्टी छोड़ दी या पार्टी सुप्रीमो मायावती द्वारा उनके कथित विरोधी के लिए निष्कासित कर दिया गया। हालांकि इनमें से कई नेता अपनी नई पार्टियों में उल्लेखनीय स्थान हासिल करने में सफल रहे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये नेता शामिल होकर अब मायावती के खिलाफ ही उनका हथियार बने हुए। कांग्रेस ने दलित नेता बृजलाल खाबरी को बनाया प्रदेशाध्यक्ष। कांग्रेस ने पिछले सप्ताह ही दलित नेता बृजलाल खाबरी को यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। एक वरिष्ठ दलित नेता और पूर्व सांसद खबरी कमरुद्दीन सिंह बसपा में शामिल हुए थे। उन्होंने 1999 में बसपा के एक टिकट पर जालौन संसदीय सीट जीती। बाद में बसपा ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया था। बीएसपी के पूर्व नेता निजामुद्दीन सिद्दीकी को भी यूपीपीसीसी के क्षेत्रीय प्रमुखों में से एक के रूप में नामित किया गया। सिद्दीकी को कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी का प्रभारी नियुक्त किया। वह कभी भी मायावती के विश्वास मत और बीएसपी के सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरे थे। वहीं 2012 से 17 के दौरान मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी सरकार में एक प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाइयों ने भी अपनी तैयारियों में अमली जमा पहनाने की कवायद शुरू की। बीजेपी के नई चीफ भूपेंद्र चौधरी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंथन करने में जुटे। गुजरात में यूपी बीजेपी द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक गतिरोध का महत्व भगवा पार्टी की सीएम योगी आदित्यनाथ सहित अपने वरिष्ठ नेताओं को वहां एक उच्च पिच अभियान शुरू करने की योजना के बीच महत्व है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, गुजरात के लिए चुनाव अधिसूचना की घोषणा के बाद यूपी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रचार कार्यक्रम को चाक चौबंद कर दिया जाएगा। गुजरात चुनाव में कई आप भी बढ़ाएंगी बीजेपी की मुश्किलें। गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया। पंजाब में मिली कामयाबी के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में लगातार सक्रिय हैं। वहीं बीजेपी के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात का दौरा कर लोगों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा कि वह कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अब नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही नीतीश कुमार मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दे। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने लोगों से वादा किया है कि वह इसे कभी नहीं बदलने देंगे।
प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैंने सीएम से स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, भले ही वह मुझे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दे, मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दे। मैंने कहा नहीं, मैं साथ नहीं आने वाला हूं। मैंने जनता से वादा किया है, इसको मैं बदल नहीं सकता। बिहार में 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को मतदान की घोषणा की गई। उपचुनाव के मद्देनजर दोनों सीटें हार मानी जा रही। वहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी हिट हो पाएगी या फिर बीजेपी परचम लहराएगी। एक नज़र दोनों विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण पर डाला जाए तो इसके साथ ही सियासी गलियारे में हो रही चर्चा पर भी नजर डाला गया। मोकामा विधानसभा सीट घोषित हुई, उसके बाद से वहां बाहुबली नेताओं का कब्जा रहा। इस विधानसभा में पार्टी कोई भी हो, लेकिन भूमिहार प्रत्याशी ही जीत दर्ज करता रहा। मोकामा विधानसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में होने के साथ यहां भूमिहार समुदाय का ही वर्चस्व रहा। यही वजह है कि विधानसभा सीट भूमिहार प्रत्याशी ही जीत दर्ज करता रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में उपहार दिए जाने का ऐलान से भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह अर्थव्यवस्था के घातक साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट के सुझाव में दिया गया कि देश के शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति ऐसे खर्चों को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या राज्य के कर संग्रह के 1% तक सीमित कर दिया जाए। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले उपहारों को लेकर जारी बहस के बीच भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष द्वारा दी गई इस रिपोर्ट में 3 राज्यों का उदाहरण दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी 3 लाख रुपए लेने की अनुमति है। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों के कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अगर पेंशन दानदारी को देखा जाए तो ये काफ़ी ऊंचा है। झारखंड के मामले में 217%, राजस्थान में 190% और छत्तीसगढ़ में 207%। जो राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू करने पर विचार कर रही है, उनमें हिमाचल प्रदेश में कर राजस्व के अनुपात में पेंशन दानदारी 450%, गुजरात के मामले में 138% और पंजाब में 242% हो जाएगी। यूपीआई के जरिए सितंबर में 11 लाख रुपए मूल्य के भुगतान किए गए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के इस मंच के जरिए कुल 776 करोड़ का लेन देन किया जाएगा, जिसकी सम्मिलित मूल्य 11 करोड़ रुपए रहा। यही अगस्त की तुलना में वृद्धि की दर्शाता है। अगस्त में यूपीआई के माध्यम से कुल 600 करोड़ रुपए की लेन देन किया, जिसमें मूल्य 10% 70 लाख करोड़ से रुपए अधिक थे। यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान का मूल्य मई 2022 में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा था। सितंबर 2022 में यह लेन देन पहली बार 11 लाख रुपए से अधिक रहा। एक में से दूसरे बैंक में लेन देन के लिए त्वरित भुगतान प्रणाली के तौर पर यूपीआई की शुरुआत 2010 में की गई। एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि माह दर माह इस सुविधाजनक प्रणाली का इस्तेमाल बढ़ रहा। जून 2022 में 10,14,300 करोड़ रुपए का मूल का लेन देन यूपीआई के जरिए किया गया था। यह आंकड़ा जुलाई में बढ़कर 10,42,777 करोड़ रुपए हो गया था। सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे देने के बाद महागठबंधन में शामिल छोटे घटक दलों ने जल समन्वय समिति गठित करने की मांग की। बिहार महागठबंधन में शामिल सीपीआई ने बुधवार को मांग रखी थी कि सरकार को सही और शांत तरीके से चलाने के लिए तुरंत प्रभाव से एक को एडिशनल कमेटी बनानी चाहिए। दरअसल हाल ही में आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी मांग को फिर से दोहराया।
सीपीआई के विधायक महबूब आलम ने बताया कि आरजेडी कोटे के मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफे देने के बाद उन्होंने हाल ही में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और उनसे मांग की थी कि सरकार को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जल्द से जल्द ऑडिशनल कमेटी बनाई जाए। नीतीश कैबिनेट में शामिल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर सरकार के कृषि रोड मैप पर सवाल किए थे, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पर महबूब आलम ने कहा कि वे नीतीश सरकार का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें कामकाज पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। मोकामा के गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे। 6 नवंबर को मतगणना होगी। इसके बाद दोनों सीट के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की वापसी होगी। ऐसे में गोपालगंज सीट की बात करें तो यहाँ जहाँ बीजेपी के लिए साफ सवाल है तो आरजेडी के लिए भी उतनी ही अहम है। तेजस्वी यादव ने जब पिछला दौरा किया था तो उन्होंने यहाँ कई हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की थी। ये कहा जा रहा था कि इस बार यहाँ से आरजेडी अपना उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। गोपालगंज सीट मंत्री सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई, जिसके बाद इस पर उपचुनाव हो रहा है। उन्हें बीजेपी उनकी पत्नी को टिकट देना चाहती है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी पहले से ही चुनाव मैदान में उतर चुकी है और आशीर्वाद यात्रा कर रही है। वे लोगों के घर जाकर उनसे मुलाकात कर रही है। अधीर रंजन के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने मुर्मू पर कई आरोप लगाए। उदित राज ने इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी पलटवार किया था। उदित राज ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं। मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया और वोट मांगा। आदिवासी के नाम से राष्ट्रपति बनने से क्या वे आदिवासी अब नहीं रही हैं? देश की राष्ट्रपति हैं तो आदिवासी की प्रतिनिधि भी हैं। रोना आता है अब SC ST के नाम से पद पर जाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया। वहीं उदित राज के इस बयान के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी पलटवार किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि देश की सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत के इस मुकाम तक पहुंची महिला के खिलाफ ये एक तरह का बेहद आपत्तिजनक बयान है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने उदित राज पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार का शब्द उन्होंने राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किया है वो चिंताजनक है। ये कोई पहली खबर नहीं है जब कांग्रेस ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया हो राष्ट्रपति जी के लिए। उससे पहले भी अधीर रंजन ने इसके लिए ट्वीट किया था। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केवल ट्वीट करने से ये व्यक्तिगत बयान नहीं चलेगा। कांग्रेस को हमें बताना चाहिए कि वे उदित राज पर कार्रवाई करेंगे या नहीं। उनके आदिवासी विरोधी बयान के लिए मुर्मू जी पर अजय कुमार और अधीर रंजन के बयान के बाद ये तीसरी आपत्तिजनक टिप्पणी है। ये संयोग नहीं, ये है कांग्रेस की मानसिकता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को 1 साल का समय बचा है। इससे पहले प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे ने सियासी गर्माहट बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन महाकाल योग का लोकार्पण करने आ रहे हैं। पीएम के दौरे के ठीक 5 दिन बाद 16 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह भी प्रदेश आने वाले हैं। इसके बाद राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश तक पहुंचेगी। बड़े नेताओं के दौरे से पहले प्रदेश की राजनीतिक गर्माहट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 800 करोड़ की बजट से 2 चरणों में महाकाल मंदिर में विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रथम चरण का काम पूरा हो गया। लोकार्पण कार्यक्रम की उज्जैन में तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम के 5 दिन बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहाँ
पर शाह ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन शाह मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी विषयों की शुरुआत भी करेंगे। 3 विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस हिंदी में तैयार है। शाह पहले भोपाल आएंगे या ग्वालियर, यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। फिलहाल प्रदेश में 2023 को लेकर संगठन के बड़े पदाधिकारियों के दौरे पर शुरू हो गई है। हाल ही में रातापानी में बीजेपी मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में 2023 चुनाव की रणनीति को लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के लिए मंगलवार से नई उड़ान शुरू हुई। नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से उन उड़ानों को हरी झंडी दिखाई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। चौहान ने तीनों शहरों को नवीन उड़ानों के लिए बधाई दी। मध्य प्रदेश के 3 शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू हो गई। अलायंस एयर की ये उड़ानें जबलपुर और इंदौर ग्वालियर इंदौर को जोड़ती है। मंगलवार को इसका उद्घाटन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से किया। वहीं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे से एक बार फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हुई। परिसीमन पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश में चुनाव की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन की कवायद पूरी करने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के प्रकाशन का काम पूरा किया जाने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे और आपके अपने चुने हुए प्रतिनिधि यहां शासन करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल की प्रथम स्तरीय जांच की जाएगी। घाटी के सभी 10 जिलों के उपायुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का एक दल वर्कशॉप में भाग लेगा। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा कि वह अब कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अब नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि नीतीश कुमार मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, मैंने सीएम नीतीश से स्पष्ट रूप से कहा कि मैं साथ काम नहीं करूंगा, भले ही मुझे वो अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दे। बिहार में 2 विधानसभा सीटों का मुकाम गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को मतदान की घोषणा की गई। चुनाव के मद्देनजर दोनों सीटें हॉट मानी जा रही हैं। सियासी तैयारियों में चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी हिट हो पाएगी या फिर बीजेपी परचम लहराएगी। मोकामा विधानसभा सीट घोषित हुई थी, उसके बाद से वहीं बाहुबली नेताओं का कब्जा रहा। इस विधानसभा से पार्टी कोई भी हो, लेकिन भूमिहार प्रत्याशियों की जीत दर्ज करता रहा है। मोकामा विधानसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में होने के साथ वहाँ भूमिहार समुदाय का ही वर्चस्व रहा। मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल को बम से उड़ाने और अंबानी परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने वाले बिहार से गिरफ्तार किया गया। धमकी के मामले में मुंबई पुलिस ने दरभंगा से एक आरोपी को हिरासत में लिया और उसे मुंबई लाया गया। रिलायंस के प्रवक्ता ने बताया था कि सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के कॉल सेंटर को बुधवार दोपहर और शाम को 2 बार फोन कर ये धमकी दी गई थी। आरोपी ने अस्पताल को बम से उड़ाने और मुकेश, नीता आकाश और अनंत अंबानी की हत्या करने की धमकी लैंडलाइन फोन पर मिली थी। यह धमकी भरा फोन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर आया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरा फोन 12:57 पर अनजान नंबर से आया था। धमकी देने वाले व्यक्ति ने अंबानी परिवार के नाम पर भी धमकी दी। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू की थी। इस साल अगस्त के जौहरी अस्पताल में फोन करने
और उद्योगपति मुकेश अंबानी और उसके परिवार सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर केरल के एक यात्री के पास 80 करोड़ रुपए मूल्य की 16 किलो हेरोइन जब्त की गई। राजस्व खुफिया निर्देशालय ने ये कार्रवाई की। डीआरआई के अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर इस यात्री को तलाश के लिए रोका गया। जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ मिला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने उइगर मुस्लिमों की स्थिति पर चीन को घेरने की अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिश को उस समय करारा झटका लगा जब भारत और यूक्रेन समेत 11 देशों ने मतदान के समय अनुपस्थित रहकर चीन के परोक्ष तौर पर मदद की। परिषद के 16 वर्षों के इतिहास में ये सिर्फ दूसरा मौका है जब अमेरिका द्वारा रखा गया प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। ये बदलते वैश्विक समीकरणों को भी बताया जा रहा सबसे ज्यादा चर्चा भारत के रुख को लेकर हुई। हालांकि ये माना जा रहा है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर पर वोटिंग की आशंका की काट रहे के तहत भारत ने यह कदम उठाया। भारत ने चीन की परोक्ष मदद तब की जब नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की तरफ से बताया गया कि चीनी गणराज्य में 73 स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम ली कचियांग को पत्र लिखा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका के संबंध में आए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसमें श्रीलंका के रहने वाले तमिलों के कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, जवाबदेही तय करने और मानवाधिकारों का पालन करने का प्रावधान है। श्रीलंका से इन प्रावधानों को लागू करने के लिए कहा गया। 47 सदस्यों वाली परिषदों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 सदस्यों देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि चीन और पाकिस्तान सहित 7 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। संयुक्त राष्ट्र पहुंचे भारतीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अफ्रीकी महाद्वीप की प्राकृतिक संपदा आतंकी संगठनों से बचाने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि सुरक्षा परिषद में उन्होंने कहा और अफ्रीका में मौजूद संपदा से आतंकी संगठन खुद को मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद वे पूरी दुनिया में हिंसा और आतंक फैला रहे, उन पर अफ्रीका में हो रही रोक लगाई जानी चाहिए। इसमें पूरी दुनिया का कल्याण निहित है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पत्र जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही बीजेपी अगला यानी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नड्डा का वर्तमान कार्यकाल अगले वर्ष 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इससे पहले संसदीय बोर्ड उनका कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा देगा। भाजपा के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और यह लगातार 2 बार हो सकता है। वर्तमान स्थिति में लगातार चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और खुद नड्डा के गृह राज्य हिमाचल के नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल मार्च-अप्रैल में कर्नाटक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से पार्टी नेतृत्व का ये मन बन चुका है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव टालकर नड्डा के कार्यकाल को लगभग 1.5 साल का विस्तार किया जाए, ताकि पार्टी बिना भटकाव के लोकसभा चुनाव तक रणनीति को जमीन पर उतार सके। कार्यकाल विस्तार का फैसला संसदीय बोर्ड के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। उधर चुनाव की पूरी प्रक्रिया होते ही जिसे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाती है, वैसे ही नड्डा ने कोविड संक्रमण काल के वक्त जिस तरह की पार्टी के अंदर संवाद स्थापित प्रचार प्रसार किया, उसका असर साफ दिखाता है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग के हाल के आचार संहिता में बदलाव लाने का प्रस्ताव राजनीतिक स्पर्धा की भावना के खिलाफ, साथ ही ये लोकतंत्र के ताबूत में एक और कील का काम करेगी। आयोग ने चेतावनी भी दी कि अपर्याप्त जानकारी देने के बहुत खराब नतीजे हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने 19 अक्टूबर तक सभी दलों के उनके विचार मांगे। इस मुद्दे पर एक पूर्व चुनाव आयोग ने अपनी पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के वीडियो बनाम कल्याणकारी योजनाओं की याचिका पर फैसलों के बाद लिया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में कहा था कि इस याचिका को 3 जजों की खंडपीठ के समक्ष सुना जाएगा। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में गहन सुनवाई की आवश्यकता है।
गुजरात में कांग्रेस नेता हर्षद रावरिया वीरवार को गांधीनगर में भाजपा में शामिल हो गए। हर्षद ने 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दिया। भाजपा के राज्य मुख्यालय कमलम में आयोजित एक समारोह के दौरान वे पार्टी में शामिल हुए। प्रेस के मुताबिक जूनागढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महसाणा तालुका कांग्रेस अध्यक्ष, किसान मोर्चा के नेताओं सहित कई स्थानीय कांग्रेस नेता भी इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हुए। भाजपा शासित राज्य में इस साल के अंतर विधानसभा चुनाव हुए। हर्षद ने कहा कि मोदी जिस तरह से मोदी का विकास कर रहे हैं और MSP बढ़ाकर और कई अन्य पहल कर किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं उससे प्रभावित हूँ। कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। भाजपा की नीतियों के उनके निर्वाचित क्षेत्र के लोगों को भी प्रभावित किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। इस सूची में शिक्षक, व्यवसायी और आदिवासी सहित समाज के हर वर्ग के लोगों को किया गया। प्रेस के मुताबिक आप गुजरात के सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपने अब तक 51 उम्मीदवारों की घोषणा की। आपने उम्मीदवारों की चौथी सूचना में 12 सीटें शामिल हैं, जिनमें से 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, गलवाड़ा और गांधी। इन 12 सीटों में से 2 सीटें 2017 में कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 10 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। तो अमराईवाड़ी और बटवा अहमदाबाद शहर में, जबकि एक लिंबायत सूरत शहर में। गुजरात आपके अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि नई सूची में उम्मीदवारों की शिक्षक, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल है। उम्मीदवारों की सूची में हिम्मतनगर सीटों में निर्मल सिंह परमार शामिल है, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक है, जबकि गांधीनगर के लिए दौलत पटेल एक व्यवसायी है। महसाणा की दूधसागर डेयरी में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता मामले में फंसे गुजरात के पूर्व मंत्री विपिन चौधरी को राष्ट्रीय NDDB चेयरमैन बनाने की सिफारिश करने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघावा एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोलवारिया को मोहसाना के स्थानीय अदालत ने समन कर गुरुवार को गवाही के लिए बुलाया था। अदालत ने वाघेला ने स्वीकार किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी से उन्होंने चौधरी को NDDB चेयरमैन बनाने की सिफारिश की। सब कुछ दस्तावेज मौजूद है, अदालत चाहे तो जांच कर ले। गुजरात में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला की सरकार के मंत्री रह चुके चौधरी वर्ष 1996 में भाजपा से बगावत कर नई सरकार बनाने वाले वाघेला सेनापति रहे। करीब 25 साल के आपसी मतभेद बुलाकर एक बार फिर ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ नजर आए। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोलवारिया और अबूदर सोना के साथ मिलकर गुजरात की राजनीति में खेला करने की तैयारी। लेकिन राजस्थान में बदले हालात और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पार्टी की G23 गुट के 23 आ जाने के बाद वाघेला के पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं जगी। मोलवारिया का कहना है कि चौधरी भाजपा के ही पूर्व मंत्री है तथा उनके अवैध सेना की बढ़ती ताकत से चिंतित भाजपा सरकार उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए शिकंजा कस रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार नेता शशि थरूर ने कहा कि वे कांग्रेस को युवाओं की पार्टी बनाना चाहते हैं। उन्होंने गुरुवार को यहाँ तक कह दिया कि उनके पक्ष में समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने चेन्नई के पद के चुनाव के प्रचार के दौरान कहा कि उनकी पार्टी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और अध्यक्ष पद के चुनाव को किस तरह से देखती है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस पर बाहर के लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। चुनाव में थरूर का मुकाबला
मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे से है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से चर्चा खड़ी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की पदयात्रा नई ऊर्जा भर दी। मंड्या जिले में सोनिया गांधी की पदयात्रा में शामिल होने के दौरान उनके लोगों के हुजूम में तमिलनाडु और केरल के मुकाबले कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा सियासी हलचल में कहीं ज्यादा भीड़ बढ़ गई। दिलचस्प की बात ये रही कि कई वर्षों बाद जनता से जुड़े किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शरीक हुई सोनिया गांधी इस दौरान एक शब्द भी नहीं बोली, मगर यात्रा उनकी सांकेतिक भागीदारी में सियासी गहमा गहमी इतनी बढ़ा दी। कर्नाटक मुख्यमंत्री भाजपा नेता बसवराज बोम्मई भी यह टिप्पणी करने से बाध्य हुए कि यात्रा का सूबे की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दशहरा के 2 दिन के दिनांक के बाद शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के 27वें दिन पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जयकारे के बीच सोनिया गांधी कुछ किलोमीटर पदयात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्हें भीड़ के हुजूम के बीच सुरक्षा कर्मियों के अलावा बुजुर्ग राहुल गांधी कई बार अपनी मां को संभालते बचाते नजर आए। भारत के सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। गुजरात के अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस भैंसों की झुंड से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त हुई। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत मुंबई सेंट्रल से गुजरात की गांधीनगर आ रही थी। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ PRO KJ जयंत ने इसको लेकर अधिक जानकारी बताई। पीएम मोदी ने 6 दिन पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। मोदी ने 30 सितंबर को अपने गुजरात दौरे के दौरान ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत जारी किया था। इसके ज्यादातर पार्ट भारत में तैयार किए गए हैं। अपने संबोधन के दौरान अगले 75 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात इस आह्वान को लेकर स्वीकार कर आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उद्योगों को आत्मनिर्भरता के सहायता हेतु द आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज योजना के उद्योग राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा की उपस्थिति में घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात उद्यमियों और उद्यमिता की भूमि तथा देश का मैन्युफैक्चरिंग हब है। रजित रंजन ने बताया कि जब जाति समीकरण आने लगा तो धीरे धीरे हम बढ़ने लगे, जिसके कारण कांग्रेस बहुत पीछे ही हो गई। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हम कल कांग्रेसी नेता के साथ पर्सनल कांटेक्ट में पिछड़ गए। रजित रंजन ने बताया कि कांग्रेस ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की। बिहार में पार्टी के लोगों की वरिष्ठता, लॉयल्टी और उनके काम के अनुसार ही चीजें हुई हैं। वहाँ गठबंधन की समीकरण के साथ लोगों को खुश रखते हुए बैलेंस करने की कोशिश की गई। रंजन ने बताया कि कांग्रेस का पार्टी ने 55 साल देश को बहुत कुछ दिया। उन्होंने बताया कि सिर्फ पार्टी नहीं दिया बल्कि इसमें पूरा लोकतंत्र खड़ा था और आप लोकतंत्र के साथ चले। लालू प्रसाद यादव के लगातार 12वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष बनाए जाने के मात्र 4 दिन पहले जगदानंद सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र का प्रस्ताव कर आरजेडी के नेतृत्व की परेशानियों में वृद्धि कर रही समाजवादी पार्टी नेता के हस्तियों में शामिल जगदानंद बिहार आरजेडी के अध्यक्ष और
ऐसी नाराजगी पहले कई बार प्रकट हुई है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के गठबंधन बदलकर आरजेडी के साथ आने के बाद से ही वह असहज दिखे। दोनों की मुलाकात शुक्रवार को उन्हें स्पीकर पर पेशकश के बाद उन्हें मनाया जाएगा। बहुत संभव है कि लालू प्रसाद के समझाने पर गठबंधन हर बार, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि लालू के पुराने और सबसे विश्वासमत सिपाही को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को करते पहले ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने सियासी तपेश को अभी से ही बढ़ाने का काम किया। रैलियों, रोड शो और सभाओं के आयोजन में सूबे की माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख सियासी हस्तियों के दौरे से जुड़े चुनावी बयान साफ महसूस की जा रही है। भाजपा किसान के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में जागरूकता फैलाने की में जुटी हुई भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से शुरू की जाने वाली नमो किसान पंचायत का उद्देश्य यही है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी की चुनौती का सामना करने के लिए ड्रोन जैसे तकनीक को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से दिलचस्प मुकाबले का आसार है। अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में दिल्ली मॉडल का हवाला दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली के विचारों को पसंद किया। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं को रैलियों और सभाओं पर जोर देना शुरू कर दिया। गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है। बाप रे, इतना डर! ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये डर गुजरात के लोगों का है जो बीजेपी से बहुत नाराज थे और अब तेजी से आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे। दरअसल इस साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी ने इसके लिए पूरी रणनीति बनानी। आम आदमी पार्टी भाजपा की रणनीति पर नजर रखे हुए भाजपा आम आदमी पार्टी के तमाम फायदों को देख रही है। ज्ञानवादी परिषद में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास के एरिया की कार्बन डेटिंग और अन्य आधुनिक तरीकों से जांच कर शुक्रवार को जिला जज और अदालत का आदेश आया। जिला जज की अदालत में ज्ञानवादी स्थित श्रृंगार बॉडी के दर्शन और अन्य वीडियो के संरक्षण की याचिका पर आज की सुनवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि यह काम शिवलिंग को छेड़छाड़ किए बिना होना चाहिए था, ये चाहे कार्बन डेटिंग हो या किसी अन्य तरीके से किया जाए। वादी राखी सिंह ने अधिवक्ता ने कार्बन डेटिंग से शिवलिंग के खंडित होने का आदेश लगाया। ज्ञानवादी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मांग पर बीएचयू प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर अशोक सिंह का दावा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग संभव है। फिलहाल तब तक संग्रहालय में लोग आजादी की पिस्तौल नहीं देख सकेंगे, इसलिए है कि इसे सेंट्रल हॉल से हटाकर रिजर्व कर दिया जाए। आजादी की पिस्तौल हटाई जाने के साथ ही संग्रहालय का पूरा लुक बदलने की तैयारी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय की ओर से पीएमओ को पत्र लिखा गया। इस बीच पिस्तौल की शिफ्टिंग की दिशा में काम करना शुरू किया गया। 27 फरवरी 1931 को तत्कालीन एसएसपी नटवर बाबा के नेतृत्व में अल्फ्रेड पाकर ने नीतीश पुलिस से भिड़ने के बाद से आजाद ने किसी पिस्तौल से खुद को कनपट्टी पर गोली मारकर भारत माता की आजादी के लिए शहादत दी।
आगरा के नरीपुरा स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल में आग लगने की घटना को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक के करे रुख के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 21 अस्पतालों पर छापा मारा। सुरक्षा अग्निशमन के इंतजाम नहीं मिलने पर मौके पर पहुंचने उपस्थित न हो पाए जाने पर 4 अस्पतालों को सील किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि आज दोनों अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में पहुंची। अस्पताल में बेसमेंट में मरीज भर्ती किए गए थे। ऑपरेशन थिएटर में संचालित हो रहा था। यमुनापाल स्थित राधा रानी हॉस्पिटल, कालीपुर बिहार स्थित नारायण देव हॉस्पिटल को सील किया गया। इसके अलावा संगम हॉस्पिटल, मणिवन हॉस्पिटल, सरस्वती हॉस्पिटल, शैलजीत हॉस्पिटल, न्यू साई बाबा हॉस्पिटल, ओम हॉस्पिटल, शाह हॉस्पिटल, सिटी मेडकेयर हॉस्पिटल, राधे गोविंद और गुड लाइफ हॉस्पिटल को अग्निशमन के इंतजाम न होने और अन्य कमियां पाए जाने पर नोटिस दिया गया। शरद पूर्णिमा पर तीर्थनगरी वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालु भीड़ को देखते ही 7 अक्टूबर शाम से वृंदावन से बाहर 4 पहिया ट्रक और बसों का प्रवेश नहीं होगा। यमुना एक्सप्रेस वे और मथुरा से आने वाले भारी वाहनों को पागल बाबा मंदिर के समीप दारुल पार्किंग पर पार्क किया जाएगा। जयंत के सामने से बने नए मार्ग में आने वाले वाहनों को 6 शिखर मंदिर से ही पूर्व ही पार्किंग बनाकर रोका जाएगा। इस वर्ष 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आचार्य श्रीनाथ गोस्वामी ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात वंशीगढ़ पर गोपी असर महाराज किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम लागत और अधिक उत्पादन का एकमात्र मंत्र है प्राकृतिक खेती ही हो सकती है। प्राकृतिक खेती के जरिए भी किसानों को समृद्धि मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में 1,25,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और 1.10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती की गई है वहां पर कम बारिश के बावजूद फसल अच्छी हुई। लोकसभा चुनाव से पूर्ववर्ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में सपा जुटी हुई। गुरुवार को अर्दली बाजार स्थित कार्यालय में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कर रहे निवर्तमान महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि देश बचाओ देश बनाओ के तहत 8 से 10 अक्टूबर तक महानगर में पद यात्रा निकाली जाएगी। विजयदशमी वाले दिन भदोही से चल करौराई के रास्ते पद यात्रा बनारस से बिगड़ा पहुंची जिसका स्वागत निवर्तमान जिला अध्यक्ष ने किया। लॉन में यात्रा विश्राम के बाद गुरुवार को लालपुरा चिट्टी होते हुई रोहानिया विधानसभा के मोहन सराय तक पहुंची। यहां रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को रोहानिया में पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह पटेल, पंगड़ी वेंद्र, संतोष यादव, नीतिकेश सिंह, ललित यादव आदि शामिल हैं। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाइन सफाई करने वाले 1000 से अधिक कर्मियों को बकाया 16 करोड़ रुपए का भुगतान करने संबंधी शिकायत की जांच करें। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस मामले पर फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जल बोर्ड की सीवर लाइन की सफाई के बावजूद दिल्ली सरकार की तरफ से भुगतान में अत्यधिक देरी पर एलजी ने नाराजगी जताई। इसके तहत 179 ठेकेदारों ने सीवर की सफाई के लिए बीजेपी द्वारा हाशिए के समुदाय को लगाया था। ठेकेदारों ने सफाई के लिए 1000 से अधिक सफाई कर्मियों को लगाया ताकि दिल्ली जल बोर्ड की सीवरेज की सफाई की जा सके। केंद्र सरकार ने देश के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने का आग्रह किया। जस्टिस ललित 27 अगस्त को सीजीआई नियुक्त किए गए थे। सीजीआई ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा।
वे मात्र 74 दिन इस पर पद रहेंगे और नई सीजीआई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र ने सीजीआई ललित को पत्र लिखा। जस्टिस ललित 26 अगस्त 2022 को सीजीआई एमवी रमन्ना के कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल मात्र ढाई महीने का था, जबकि पूर्व सीजीआई का औसत कार्यकाल 1.5 साल का रहा था। केंद्र सरकार ने सीजीआई ललित को ये पत्र आज सुबह भेजा। सीजीआई के चयन की तय प्रक्रिया के अनुसार कानून मंत्री नए प्रधान न्यायाधीश को नामित करने के लिए वर्तमान सीजीआई को पत्र लिखेंगे। वर्तमान में जस्टिस बीवीआई चंद्रचूड़ वरिष्ठ है, इसलिए उन्हें नए सीजीआई के रूप में नामित किया जा सकता है। परंपरागत रूप से सीजीआई उनके बाद सबसे वरिष्ठ जज को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हैं। स्थापित परंपराओं के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50 के सीजीआई हैं। दिल्ली के 2021-22 के आबकारी नीति मामले में ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद की करीब 3 दर्जन जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। दिल्ली के जोलबाग के एक शराब वितरक और इंडोस्पिरिट ग्रुप को प्रबंधन निदेशक समीर महेंद्रो की गिरफ्तारी के बाद से छापेमारी की जा रही है। कथित आबकारी घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अलवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर आरोपी हैं। इसके अलावा भी आरोपियों की लंबी लिस्ट जारी की गई है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ने मामला दर्ज किया था। मामले को लेकर ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस फीस माफ या कम किया गया था। दिल्ली के शराब नीति घोटाले से जुड़े धन संशोधन के मामले में परिवर्तन निदेशालय की टीम 35 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, 500 से ज्यादा रेड, 3 महीनों से सीबीआई और ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे में लगे हुए। एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए है, कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। अब हवाई यात्रा के दौरान भी पालतू कुत्तों और बिल्ली को साथ ले जा सकेंगी। इसकी शुरुआत अब भारत के सबसे नई एयरलाइंस अकासा एयर करने जा रही कंपनी नवंबर के महीने से पालतू जानवरों के साथ ले जाने की इजाजत देने वाली है। अकासा एयर ने पालतू कुत्तों और बिल्लियों को केबिन और कार्गो में अनुमति देने का फैसला लिया। इसकी बुकिंग इस साल 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके अलावा कंपनी अगले कुछ हफ्तों में नए रूट को भी शुरुआत करने जा रही है। अकासा एयर अब साल 2023 में इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत करने की योजना बना रही है। अभी भी कंपनी के पास 3 विमान हैं और अगले साल मार्च के अंत तक 3 विमान हो जाएंगे। एयरलाइन के सीईओ विनय दुबे का कहना है कि एयरलाइन कंपनी अकासा एयर का प्रदर्शन परिचालन शुरू के पहले 60 दिनों में संतोषजनक रहा। एयरलाइन ने इस साल अगस्त में परिचालन शुरू किया और इसके अगले साल की दूसरी 6 माही अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने की भी योजना है। कंपनी के बड़े बेड़े ने 6 विमान और चालू वित्त वर्ष के अंत तक बेड़े का आकार बढ़ाकर कुल 18 विमान करने की तैयारी। उत्तरकाशी एवलांच हादसे में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी, साथ ही 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 17 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लेकिन बीच में मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। ये घटना द्रौपदीकार डांडा शिखर का हिमस्खलन के बाद हुई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि उत्तरकाशी हिमस्खलन के बाद से अब तक कुल 19 शव बरामद। शुक्रवार को उन्नत हेलीकॉप्टर से शवों को मताली हेलीपैड तक ले जाने का प्रयास किया गया था।
इसके साथ ही शुक्रवार को मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाल सकती है क्योंकि उत्तरकाशी में बादल छाए हुए हैं। वहीं 10 ट्रैकर ट्रेनिंग अभी भी लापता है और 19 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। उत्तरकाशी एयर लॉन्च हादसे में गुरुवार से हाई एल्टीट्यूड बॉल फेयर स्कूल गुलमार्ग की टीम भी लगी हुई है। टीम के 15 लोग पहले ही उत्तरकाशी पहुंच चुके। ये टीम सेना को भी ग्लेशियर में कैसे बचाव करना है इसकी ट्रेनिंग देती है। हाई एल्टीट्यूड और फेयर स्कूल की टीम के साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनआईए के साथ बचाव कार्य कर रहे हैं। अब रेस्क्यू के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक उन्नत हेलीकॉप्टर लैंडिंग की ग्राउंड तैयार किया गया। ये घटना मंगलवार को हुई थी, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला आज की सुनवाई टली। 11 अक्टूबर को शिवलिंग की जांच पर सुनवाई हुई। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिली कथित शिवलिंग का कार्बन डेटिंग कराने को लेकर अदालत आदेश देंगे। वहीं मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण कराया जाए या नहीं, इसको लेकर भी कोर्ट फैसला सुनाएगा। वाराणसी के अदालत अगर सर्वे में ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का फैसला देती है तो इससे पता चलेगा कि वह कितना पुराना है। वाराणसी के जिला जज AK विश्वेश्वर मामले पर सुनवा सकता है। कहा जा रहा है कि कथित शिवलिंग में कार्बन डेटिंग कराने को लेकर भी हिंदू पक्ष दो धड़ों में बटा हुआ है। मामले के कानूनी पक्ष को देख रही संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन का धड़ा कार्बन डेटिंग कराने के विरोध कर रहा। वहीं वकील विष्णु शंकर जैन का पक्ष कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग कर रहा। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर चल रहे अलग अलग मामलों को लेकर हिंदू और मुस्लिम आमने सामने। हिंदू पक्ष का दावा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि संपत्ति भगवान विश्वेश्वर की है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद पर अपना अधिकार होने का दावा कर रहे। वहीं हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने इस जगह जबरन कब्जा किया था। अदालत के सर्वे के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने गलत बताया। वहीं हिंदू पक्ष ने कोर्ट के आदेश का समर्थन किया था। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और कारोबारी विजय नायर को 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेजा। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक नायर के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची। इसके एक हिस्से के तहत दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी करके इस मामले पर अमल किया। अभियोजन पक्ष का दावा है कि इसकी मंशा सरकार को चूना लगाकर शराब निर्माताओं और उसके वितरकों को अनुचित और अवैध लाभ प्रदान कराने की। इसकी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान हुआ। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन आरोपियों ने विजय नायर के नाम 5वें नंबर पर है। सीबीआई का आरोप है कि विजय नायर के जरिए एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी। ये मामला आईपीसी और अन्य भ्रष्टाचारी निरोधक कानून के तहत दर्ज किया गया था। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक बिना सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लिए आरोपी लोक सेवकों ने आबकारी नीति के बारे में फैसला लेने में महती भूमिका निभाई। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी का कहना था कि विजय नायर का आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं। आपने उसे मीडिया रणनीतिकार बताया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह गुजरात चुनाव के लिए रणनीति बना रहा था। गुजरात चुनाव में उनकी भूमिका की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। कई वजहों के चलते भारतीय रेलवे ने आज कई ट्रेनों को रद्द किया। देश में लाखों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे में यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले ही जान लेना जरूरी है कि आपकी ट्रेन रद्द है या डाइवर्ट या रीशेड्यूल तो नहीं की गई। इसकी जानकारी हर दिन भारतीय रेलवे द्वारा शेयर की जाती है, जिसे वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है या फिर NTSC ऐप पर भी इसकी जानकारी मिल सकती है। आज रद्द, डाइवर्ट या रीशेड्यूल की गई ट्रेनों की बात किया जाए तो 122 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, जबकि 19
ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। आज 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। रेलवे की ओर से लगातार इस लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है और इसमें कैंसिल, डाइवर्ट और रीशेड्यूल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा आज से शुरू हुआ। दोनों दिग्गज नेता नॉर्थ ईस्ट में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। असम में अपने दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह का वर्कशॉप में भी कार्यक्रम। यहाँ वो राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का भी उद्घाटन किया। इसके बाद मदन भवन गंगटोक में सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव 2022 कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं असम में अमित शाह और नड्डा बीजेपी की नई पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे बड़ा ऑफिस बताया जा रहा। जानकारी के अनुसार अमित शाह और नड्डा शुक्रवार को गुवाहाटी गए। इस दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भावेश कालिता ने जानकारी दी कि नड्डा और शाह शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे यहाँ पहुंचे। इसके बाद वे पार्टी कोर कमेटी कालिता ने बताया कि शनिवार को दोनों नेता मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में वशिष्ठ चलने वाले इलाके में NH 27 पर बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बाद नेता खानपाड़ा में बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं की एक रैली में संबोधित करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें 40 से 45 हजार बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। अमित शाह रविवार की सुबह गुवाहाटी में असम के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में होने वाली बैठकों में भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह अपने दौरे के आखिरी दिन पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन में भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए वो गोलाघाट जिले के गौर गांव में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज जा सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, जहां पे उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। आगामी दिनों में शाह कई राज्यों में जाने वाले। असम के बाद अमित शाह 4 अक्टूबर को बिहार में मौजूद रहेंगे, जहां बीजेपी जयंती कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होंगे। वहीं 18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, 20 अक्टूबर को गुजरात और 29 अक्टूबर को अमित शाह पंजाब दौरे पर रहेंगे। आप अपनी गाड़ी से सड़क पर निकले हैं तो आप रेड लाइट को लेकर देख सकते हैं कि यहाँ कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है और आप रेड लाइट जब जंप करना चाह रहे हैं तो ये ख्याल निकाल दीजिए कि क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा। अब आप सड़क पर यातायात के कोई भी नियम तोड़ने से बचिए। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो इसके बारे में अब ट्रैफिक पुलिस भी हाईटेक हो रही है। अब कहाँ से गुजरे, आप 2 पहिया वाहन पर हैं तो हेलमेट पहनना या 4 पहिए पर है तो सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यदि आप कोई ट्रैफिक वायलेशन करते हैं तो आपको पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी, जो अपनी कैमरे रिकॉर्डिंग के आधार पर आपका चालान काटा जाएगा। अगर आप कैमरे की रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपका चालान काटा जाएगा तो ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यदि आप अपने ऐसे चालान को इग्नोर करते हैं तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने अब नियमों को तोड़ने के बाद भी चालान का भुगतान ना करने और लगातार ऐसे करने वालों को सख्ती दिखाना शुरू किया। ये चालान चेक करने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर की आखिरी 4 डिजिट डालनी है। आप अपने चालान को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। यदि आप ई चालान नहीं भर सकते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस संबंध में मैसेज आएगा और इसको इग्नोर करने पर आपको नोटिस भी भेजा जाएगा। वहीं कुछ मामलों में सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में चालान को इग्नोर करने पर 6 महीने से 3 साल की सजा भी हो सकती है। अगर आप किन्हीं वजह से ऑनलाइन चालान नहीं करवाते हैं तो आप संबंधित जिले की ट्रैफिक पुलिस यातायात पुलिस कार्यालय से संपर्क कर वहीं से ऑफलाइन चालान जमा करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना चालान नंबर पता होना चाहिए या फिर आपको अपने चालान की हार्ड कॉपी ले जाकर उसकी मदद से चालान जमा करा सकते हैं।
नगर निकाय चुनाव पर रोक के बाद बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने फिर से बिहार सरकार को घेरा। नीतीश कुमार के आड़ों हाथों लेते हुए सुशील मोदी ने हिदायत दी कि बिहार सरकार तुरंत आयोग गठित करे और फैसला ले। उन्होंने सरकार को कोर्ट में पास जाकर समय बर्बाद न करे, ऐसा करने की हिदायत दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि निकाय चुनाव में राजनीति का आरक्षण देने के लिए सरकार अब बिना समय गवाए विशेष आयोग बनाए और इस मुद्दे पर सारे पत्राचार सार्वजनिक करे ताकि सच जनता के सामने आए। सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार समय बर्बाद न करे। कोर्ट का फैसला केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ही। यूपी को मेयर बनने से रोकने के लिए नीतीश जिम्मेदार, तुरंत आयोग गठित करें। सुशील मोदी कोर्ट के फैसले के लिए लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे। पहले भी उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आईएजी और एसईजी का बात नहीं मानेंगे। एजी राज्य निर्वाचन आयोग बार बार ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की जिद के कारण एजी को सीएम को अनुकूल सुझाव देना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नमक वाले बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज के ट्वीट से बवाल मचा। बीजेपी ने उदित राज के टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू हाल ही के दिनों में गुजरात के दौरे पर गई थी। इस दौरान उन्होंने साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि दी। इसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि गुजरात ने देश के 76% नमक बनाया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट कर कहा था कि द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति देश का नाम ले चमचागिरी की हद है। इसके बाद उदित राज ने ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने मेरा बयान द्रौपदी जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान में कहा कि अनुसूचित जनजाति का अपमान है, कांग्रेस हमारे नेताओं का अपमान करने की सुपारी दे रही है। साथ ही आगे कहा कि यह ऐसा हिंदू है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलते हैं। हमारे यहाँ पार्टी है, परिवार नहीं है, वो अलग अलग है जिनके यहाँ परिवार पार्टी है। केरल में कल 2 बसों के बीच भीषण टक्कर में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और हादसे में 40 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस एर्नाकुलम की मुलथुरुथी में बेसलिया स्कूल में छात्रों को लेकर जा रही थी, लेकिन पलक्कड़ जिले के बड़कनचेरी के केसीआरटीसी बस से टकराई। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को एक्टिव दिखी। भारत जोड़ो यात्रा में 29वें कर्नाटक के मंड्या राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी शामिल हुई। सोनिया ने लंबे समय के बाद सोनिया पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। स्वास्थ्य कारणों के चलते वह पिछले चुनाव प्रचारों में नहीं शामिल हो सकी थी। सोनिया गांधी इस यात्रा के शुरू होने के पूरे 1 महीने बाद इसमें शामिल हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9वीं और 10वीं के अवसर पर इस कर्नाटक पर ब्रेक लगा दिया गया था। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो की यात्रा शुरू की। फिलहाल मेरे साथ सुपरफास्ट खबरों में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।